ओस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव और नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज़ है जिसमें कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जो जॉइंट को हमारे कनेक्ट करती है दूसरे के साथ, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है। और ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि नी वगैरह, उस पर अफेक्ट करता है, जैसे कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है। जैसे कि हिप हो गया, नी हो गया, स्पाइन हो गया, इन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब आते हैं हमारे पास दो तरह के ओस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। जो प्राइमरी ओवे होता है वो उसका एग्जैक्ट कोज अननोन है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर कह सकते हैं हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे कि ओबेसिटी, जेनेटिक, ऑक्यूपेशन किसी चीज़ की, जैसे कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है पेशेंट, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी ओए जो होता है वो ज़्यादातर यंग पीपल में देखने को मिलता है, जो कि यंग एज का लोग होते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादा सवीयर होता है प्राइमरी से। ठीक है। और इसमें बहुत सारी कंडीशंस जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं, ओबेसिटी हो गया, जैसे किसी तरह की नी की डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रोमा वगैरह हो गया स्पोर्ट्स खेलते हुए उसकी वजह से हो सकता है, और टीबी वगैरह की भी वजह से हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस की कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि ये कॉमनली जो है नी जॉइंट पे इफेक्ट करता है, और हर कोई मतलब हर रेस का बंदा इससे इफेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है हाँ भी किसी की वाइट स्किन है तो होएगा नहीं, या फिर इंडियन है तो होएगा नहीं, ये सबको हो सकता है। ठीक है। ओल्ड एज में तो ये कॉमन होता है ओल्ड एज में। ठीक है। और इसके अलावा जो 50% केसेस होते हैं उनमें बायलैटरल ओवे होता है ज़्यादातर। ठीक है। जो जैसे कि नी में है तो बायलैटरल होएगा, दोनों साइड होएगा। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन सबसे कॉमन सिम्टम है इसका, और इसमें पेन जो है वो पुअरली लोकलाइज्ड होएगा और डल एकिंग तरह का होएगा पेन। ठीक है। डल जैसा होएगा नेचर। ठीक है। इसके बाद माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, और जॉइंट जहाँ पे भी ओए हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस की। ठीक है। जैसे कि अकड़ से जाएंगे उसके जॉइंट। ठीक है। इसके अलावा टेंडरनेस होएगी, टेंडरनेस का मतलब कि छुएंगे तो दर्द होएगा, ये ज़्यादा नहीं होएगी लेकिन हो सकती है। इसके अलावा क्रेपिटेशन हो सकती है, क्रेपिटेशन का मतलब टक टक टक, जब भी जॉइंट मतलब मूव करेगा तो टक टक की साउंड आएगी। ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो सकती हैं उस जॉइंट की, जिसकी पेन होएगा तो वो ऐसे मूव नहीं कर पाएगा जॉइंट को। ठीक है। इसके अलावा जो अर्ली मॉर्निंग की स्टिफनेस होती है। ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट एक्टिविटी करता है कोई ना कोई, तो वो स्टिफनेस जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जेनू वैरम जो डिफॉर्मिटी है हमारी नी की, वो भी हमें देखने को मिल सकती है इन एडवांस स्टेजेस। और जैसे कि अगर हिप पे हुआ है ओए, तो वहाँ की भी डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एंड स्टेज में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्यूजन देखने को मिल सकती है हमें जॉइंट में। और इसके अलावा ओस्टियोफाइट्स जो कि कॉमन होते हैं ओए में, वो भी हम पालपेट कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में, मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि ओस्टियोफाइट्स में हम पालपेट कर पाते हैं अच्छे से। अब आती है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हम ज़्यादातर ओए में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही करते हैं, जैसे कि एक्सरे वगैरह। एक्सरे में हमें आसानी से पता लग जाता है कि ओए है या नहीं है। ठीक है। तो हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा कि लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है, स्पेस जो है जॉइंट में वो कम हो गई है। सब कॉन्ट्रल सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं, ओस्टियोफाइट्स देखने को मिल सकते हैं, बोनी कोलैप्स हो सकता है, और लूज बॉडीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हमें कुछ बताता नहीं है। हम ज़्यादातर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए करते हैं, ताकि हम आर ए और ओ ए को डिफरेंशियल डायग्नोस कर पाएँ। ठीक है। और इसके अलावा हम फिज़िकल थेरेपी में भी हम एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी में हम ज़्यादातर ग्राइंडिंग टेस्ट करते हैं हम इसके लिए। अब आती है हमारे पास मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें कि पेशेंट को एजुकेट करवाना। ठीक है। तो एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बेटी, ताकि उसे पता लग सके हाँ भी ये क्या डिज़ीज़ है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसकी एनाटमी क्या है, मतलब बेसिक एनाटमी, और ये सब हम बताते हैं पेशेंट को। ठीक है।
इसके अलावा मैकेनिकल एड्स हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को अगर सीवियर केसेस है, जैसे कि केन देते हैं हम कॉन्ट्रालैटरल हैंड में, ठीक है। केन जैसे कि कोई भी टाइप ऑफ स्टिक हो गई, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी वो तरह की मैकेनिकल एड्स होती हैं, वो देते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हम टेपिंग कर सकते हैं अगर पटेलो फीमोरल कंडीशन है, ठीक है, पटेलो फीमोरल डिजीज़ है या फिर ओवे, ठीक है, उसमें हम मीडियल टेपिंग करते हैं। और लाइट वेट नी ब्रेस देते हैं अगर टिबियो फीमोरल है, ठीक है। इसके अलावा हम फिजिकल थेरेपी में रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वो थोड़ी कम हो सके, ठीक है, और जॉइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सके। इसके अलावा हम मसल स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ हो गई है तो वो कंपनसेट हो सके दूसरे मसल्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि हम इसमें क्वाड्रिसेप्स की और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा हम एरोबिक एक्सरसाइजेज करवाते हैं पेशेंट को और बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइजेज जैसे कि पोस्चर और स्टेबिलिटी, बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं ताकि वो अवेयर रहे, हाँ अभी मेरा जॉइंट कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बैलेंस वगैरह में और इस सब चीज़ें में, मतलब बैलेंस वगैरह में और पोस्चर वगैरह में पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो हम बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ मोडेलिटीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि पेन को रिड्यूस कर सकें, जैसे कि सुपरफिशियल हीट हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट पैक्स, हीटिंग पैड्स और वाटर बॉटल और पैराफिन वैक्स से भी हम करते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में हम कोल्ड थेरेपी देते हैं जैसे कि कोल्ड पैक से या आइस पैक्स वगैरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें हम नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, नसेड्स दे सकते हैं और ओपोइड एनाल्जेसिक्स भी देते हैं हम, लेकिन ये हम तभी देंगे अगर नसेड्स से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं जो कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, न्यूरोपैथी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि योगा, ताई ची भी एक योगा का फॉर्म ही है, ठीक है। मसाज, एक्यूपंक्चर और बहुत सारी चीज़ें हम करवाते हैं। और अगर किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे पेशेंट को तो लास्ट रिजोर्ट होता है हमारे पास कि हम सर्जरी के लिए जाएं।